एक सिरे से उच्च कोटि और निम्न कोटि के लोगों के जो मूल्य हैं, इनका अनुकरण करते समय कहते हैं ना, ये तो बुरी आदत है, ये अच्छी आदत है। तो हमारे यहाँ ये डिवीजन है सद्वृत्ति और दुर्वृत्ति का, कि ये नैतिक रूप से बुरी बात है और ये नैतिक रूप से अच्छी बात है। तो ये भेद भी अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग जगह। कुछ जगह हो सकता है कि लोग उसे, जिसे यहाँ बुरी बात मानते हो, और दूसरी जगह उसे बुरी बात नहीं मानते हो। ये संभव है। इस चक्कर में होता क्या है कि जो नैतिक मूल्य आए हैं वे कहां से आए? या तो उच्च कोटि के लोगों से आए या निम्न कोटि के लोगों से आए। तो उसका अनुकरण करते समय आप एग्जैक्टली वैसा ही अनुकरण नहीं करते, आप अपने तरीके से उसमें कुछ न कुछ बदल लेते हैं। कोशिश ये होती है कि या तो उनसे बेहतर पेश किया जाए, वैसा ना होना चाहिए, वैसा नहीं, या फिर यह है कि उससे भी घटिया पेश किया जाए। कल्पना करके देखो कौन सी खराब चीज है जो कि निम्न कोटि के लोगों में होती है, जो कि मध्य वर्ग के लोगों में आ गई। कौन सी ऐसी चीज है? सोच के बताओ। जैसे मैंने बताया ना, विधवा विवाह वो निम्न कोटि में थी, निम्न जातियों में थी, वो उच्च जाति के लोगों में आ गई। कानून बन गया जी, पूरे देश के लिए कानून बन गया। उनके यहाँ तो बिना कानून के चल रहा था, यहाँ कानून बना के लाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। वहां कोई आंदोलन नहीं चल रहा था, वहां आराम से धड़ल्ले से ब्याह हो रहे थे, टूट रही थी, मर रहे थे, वो कर रही थी शादियां। और हमारे यहाँ वो कानून बनाओ, ये करो, आंदोलन करो, फिर समझाओ लोगों को, फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी कहते हैं अरे विधवा से विवाह क्यों कर रहे हो तुम, वैसे कोई कन्या नहीं मिलेगी क्या, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में रचनाकार जब कोई चीज लिखेगा तो वो सिर्फ अनुकरण नहीं करेगा, न तो वो उच्च कोटि के पात्रों का अनुकरण करता है, न वो निम्न कोटि के पात्रों का अनुकरण करता है, बल्कि वह उससे बेहतर, श्रेष्ठतर कोई चीज लिखने की कोशिश करता है। विषय चुनता वहीं से है, लेकिन उसे श्रेष्ठ रूप में, उससे जो है उसे श्रेष्ठ रूप में पेश करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो नया लगे। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, जब वो अनुकरण करता है और लिखता है तो क्या बात वहीं खत्म हो जाती है? नहीं। जब उसने रचना लिख दी तो उस रचना में, उसमें संभावनाएं भी होती हैं। पता नहीं किस दिशा में उसका इस्तेमाल हो, कौन इस्तेमाल करे। तो हर रचना अनुकरण के आधार पर लिखी जाती है, लेकिन उसमें नया एलिमेंट होता है, नया तत्व होता है। वो हूबहू नहीं होती। जो हूबहू होती है उसे रचना नहीं कहते। रचना उसी को कहते हैं जिसमें नया तत्व हो, और जिसमें नया तत्व होगा उसमें संभावनाएं भी होंगी। वो भविष्य में किसी भी दिशा में जा सकती। इस राम की कहानी लिखते समय वाल्मीकि रामायण की कथा का अनुकरण तो किया, लेकिन उसने संभावनाओं के अनंत द्वार खोल दिए। बंगला में अलग किस्म की रामायण लिखी गई, तमिल में अलग रामायण लिखी गई, नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं में अलग रामायण लिखी गई, हिंदी में अलग रामायण लिखी गई। एक जैसी रामायण नहीं है, कहानी एक ही है, अनुकरण सबने किया, लेकिन उसकी संभावनाएं
अलग अलग दिशाओं में खुली। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम लोग, जिससे बात थोड़ी सी समझ में आए। वो ये कि जैसे तुलसी ने रामायण लिखी, तो रामायण में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? तरह तरह से लोगों ने अपने अपने हिसाब से महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। हम अपने हिसाब से खोजते हैं एक चीज। मसलन तुलसी ने जो रामायण लिखी, पहली चीज तो यह कि तुलसी ने एक शादी की। तुलसी के जमाने में बहुपत्नी प्रथा थी। तुलसी चाहते तो 1 से 4 बीवियां रख सकते थे। 1947 तक भारत में बहुपत्नी प्रथा थी। हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो 1 से अधिक शादी करने का अधिकारी था कानूनन। तुलसी के जमाने में भी थी। भक्ति आंदोलन में किसी भी कवि ने 2 शादी नहीं की, सबकी एक ही शादी हुई, एक ही बीवी के संग गुजारा किया, किसी ने अपनी पत्नी नहीं छोड़ी। तुलसी ने जब रामायण लिखी तो रामायण में 2 तरह के बड़े पात्र हैं। एक है दशरथ, दशरथ की कई रानियां हैं, और राम है, एक ही है। क्यों? राम के ब्याह नहीं हो सकते थे क्या? हो सकते थे, लेकिन राम ने शादी नहीं की, जैसा कि रामायण में लिखा है। बाकी किसी रामायण में क्या लिखा है हम नहीं जानते, लेकिन तुलसी ने रामायण में जो चित्रण किया उसमें राम की एक ही शादी होती है और दशरथ की 1 से अधिक शादी होती है। तुलसी की सहानुभूति किसके साथ है? राम के साथ, दशरथ के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुलसी ये चाहते थे कि, या उनके जमाने में ये स्थिति थी कि जो सबसे अच्छा परिवार होता है वो एकल परिवार होता है, पति पत्नी और उसकी संतान। जो विस्तारित फैमिली है वो, जिसमें कि 3 पत्नियां, 5 पत्नियां, 10 पत्नियां, ये अच्छा परिवार नहीं होता। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो तुलसी ज्यादा दूर की सोच रहे थे। हमारे यहाँ 1947 में कानून बना, तुलसी 450-500 साल पहले कल्पना कर रहे हैं कि परिवार अगर है जिसके साथ सहानुभूति तुलसी की है तो वो अच्छा परिवार वह है जो कि राम का परिवार है, जो एकल परिवार है। कहानी एक, संभावनाएं अनेक है। वही कहानी, हम उसमें दूसरी संभावना खोज रहे हैं। धार्मिक लोग दूसरी संभावना खोजते हैं, कथावाचक दूसरी संभावना खोजते हैं। हम जो लोग हैं, ना धार्मिक है ना कथावाचक हैं, हम आधुनिक समाज के लिहाज से कौन बेहतर चीज हो सकती है? तो आधुनिक समाज के लिहाज से सबसे बेहतर चीज हो सकती है आधुनिक परिवार, जो कि एकल परिवार है, न कि संयुक्त परिवार। तुलसी पहला व्यक्ति है जो कि एकल परिवार की कल्पना पेश करता है। भक्ति आंदोलन के कवि पहले कवि हैं जो कि एकल परिवार की कल्पना पेश करते हैं और वो प्रैक्टिस में, आचरण में पेश करते हैं। तो हम जब देखेंगे किसी भी चीज को तो किस आधार पर देखेंगे? नई क्या संभावनाएं बन रही हैं उसमें से? कहानी एक ही है। ये बात पहले किसी ने नहीं उठाई, हम लोग आज ही उठा रहे हैं इस बात को, किसी का ध्यान नहीं गया इस पे। तो एकल परिवार एक अपने आप में बड़ी चीज है। और वो बार बार कहते हैं कि ये जो कहानी है ये मेरी जीवन कथा है, मैं राम की जीवन कथा के जरिए अपनी जीवन कथा लिख रहा हूं। तो राम की कथा के जरिए अगर वो राम की ही जीवन कथा है तो उसमें सहानुभूति किसके साथ है? एकल परिवार के साथ। आधुनिक समाज के निर्माण में एकल परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। ये एक नई संभावना निकलती है उसकी व्याख्या से। तो जब हम किसी भी पाठ को पढ़ें तो हम देखें कि हर पाठ में नई संभावनाएं होती हैं। कोई भी पाठ ऐसा नहीं होता जिसमें कि संभावनाएं न हो। निर्भर करता है आपकी आलोचक दृष्टि पर कि आप कैसे देखते हैं। दूसरा यह कि जब आप कोई रचना पढ़ते हैं तो रचना में पात्रों के अपने
जो भावात्मक संबंध हैं वो भी व्यक्त होते हैं, लेखक के भी जो अपने संबंध हैं वो भी व्यक्त होते हैं। लेखक भी तो इमोशनली इन्वॉल्व होता है उसमें लिखते समय, ऐसा नहीं कि लेखक इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता, पाठक भी इमोशनली इन्वॉल्व होता है, तो वो अपने हिसाब से फिर संभावनाएं खोजता है। लेखक ने अपने हिसाब से संभावनाएं देखी, पाठक ने अपने हिसाब से संभावनाएं देखी। जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में साम्य हो सकता है साम्य भी हो सकता है कोई उसे एक नई चीज नजर आ रही हो। तो ये जो लेखक है उसका जो विशिष्ट व्यक्तित्व है वो अनुकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर लेखक के पास में अपनी विशिष्ट दृष्टि नहीं है और उसका व्यक्तित्व विशिष्ट नहीं है तो वो अनुकरण नहीं कर सकता। अनुकरण करना हर एक के बस की नहीं है, क्योंकि अनुकरण में नए की संभावना निहित है और जब पाठ तैयार होगा तो नई व्याख्याओं की संभावनाएं निहित हैं। जैसे हमने कहा कि वो उसके विषय होते हैं, उसका माध्यम होता है और उसकी शैली होती है। तो जिसे हम लोग रीति कहते हैं, तो रीति में प्रत्येक लेखक की रीति अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है। लेखकों की अपनी शैली एक जैसी कभी नहीं होती, चाहे वो एक ही जगह के हों, एक ही भाषा के हों, एक ही युग के हों, लेकिन उनकी रीति अलग अलग होती है। इस अलग अलग रीति का परिणाम ये निकलता है कि हो सकता है कि लेखक अपनी रचना में जागृत चरित्र पेश करे, हो सकता है कि ऐसे चरित्र पेश करे जो कि जागृत न हो। कुछ लेखक ऐसे होते हैं वो जीवंत लिखते हैं, लगता है कि एकदम जीवंत है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनकी उसमें जीवंतता नहीं होती। तो अनुकरण में दोनों ही चीजें शामिल हैं कि उसमें जीवंत चरित्र भी आ सकते हैं और ऐसे भी चरित्र आ सकते हैं जो कि सिर्फ चित्रवत हो, उनमें जीवंतता न हो। पांच छह चीजें हैं जिनका कि इस अनुकरण में इस्तेमाल करते हैं लोग पढ़ाते समय या लिखते समय। वो ये, एक तो है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है पदरचना, चौथा है विचार तत्व, पांचवा है दृश्य विधान और छठा है गीत। दृश्य विधान और गीत। इसमें जो पहले दो जो तत्व हैं यानी कथानक और चरित्र, ये तो अनुकरण के माध्यम है। वो कथानक का अनुकरण करता है और चित्रों का भी अनुकरण करता है। वो ये नहीं संभव उसके लिए कि राम अगर नील वर्ण है तो राम को जो है श्वेत वर्ण कर दे, क्योंकि एक बार लिख दिया है लेखक ने, वाल्मीकि ने, तो उसी तरह से चलेगा पैटर्न। अगर कृष्ण जो है काले हैं तो वो काले ही हैं, वो गोरा कोई उन्हें नहीं कर पाएगा, वो एक लेखक ने लिख दिया। तो एक तो यह कथानक और दूसरा चरित्र का जो रूप है उसका अनुकरण वो एज इट इज चलता है। भाई राम अगर सीता के पति हैं तो राम सीता के पति हैं, राम सीता के भाई नहीं हो सकते। वो बौद्धों ने बना दिया, अलग बात है, लेकिन जनरली जो अनुकरण करते हैं वो यही करते हैं कि जो है उसे ज्यों का त्यों सिर नवा के मान लो। लेकिन जो बाकी चार चीज हैं
इसमें, उसमें वो अलग अलग तरह के प्रयोग करेगा, उसमें वो लेखक का अनुकरण नहीं करेगा, उसमें वो फिर अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करेगा, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, और उसे जो उचित लगेगा उस तरह से वो रचना लिखेगा। उस तरह से कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज पीछे आनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं आनी चाहिए, ये वो अपने हिसाब से तय करेगा। बाकी चीजों में वो अनुकरण नहीं करेगा। ये 6 तत्व इनका अनुकरण में प्रयोग होता है। इनमें 2 का वो अनुकरण करता है और 4 का वो अनुकरण नहीं करता। इसमें जो बेसिक बुनियादी चीज है, एक तो एक चीजें जैसी थी, पहली बात चीजें जैसी थी, और दूसरी चीज यह है कि जैसी वे कही गई या हो सकती थी। मसलन राम की कहानी तरह तरह से घूम रही थी, तो वो अलग अलग तरीके से समझी गई और अलग अलग तरीके से कही गई। एक ही तरीके से न कही गई न समझी गई। तो एक तो है जैसी थी उसका अनुकरण, दूसरा है जैसी कही और समझी गई उसका अनुकरण, और थर्ड चीज जिस पर कि वे जोर देते हैं कि उसकी संभावना क्या हो सकती थी। ये 3 चीजें अनुकरण में शामिल हैं। जैसी थी, जैसी समझी गई, और जैसी उसकी संभावना थी। तुमने अच्छी सी लड़की देखी साहब, वो शादी करनी है, अब मालूम पड़ा घर आई तो वो बिल्कुल एकदम कलहप्रिय निकली, अब आपकी बिल्कुल हालत खराब है। लाए थे सोच समझ के, लेकिन बात वैसी नहीं निकली। क्यों? थी जैसी समझी गई, लेकिन जैसी संभावना थी उसके बारे में आपके दिमाग में नहीं आया, तो मालूम पड़ा वो एकदम नई निकली, ऐसी बिल्कुल राक्षसनी जैसी, सारा घर त्रस्त है उससे। तो अनुकरण में 3 चीजें महत्वपूर्ण, जैसी थी, जैसी समझी गई, और जैसी उसकी संभावना थी। तो हम लोग करते क्या है जनरली अनुकरण में, जैसी थी उस पर तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन जैसी समझी गई और जैसी संभावना थी, इन 2 चीजों पर उतना ध्यान नहीं देते। इसके चलते होता क्या है कि उसकी जो किसी भी रचना का जो मर्म है उसे हम पकड़ नहीं पाते। हर एक रचना में उसका एक मर्म होता है, एक बुनियादी गुण होता है, उस बुनियादी गुण को पकड़ना होता है। बुनियादी गुण क्या है, तो वो बुनियादी गुण फिर आपकी पकड़ में नहीं आएगा जब तक ये तीनों चीज आप नहीं जानेंगे। जैसी थी, जैसी समझी गई, और जैसी संभावना थी, इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अनुकरण की धारणा के निर्माण में। इन तीनों के बिना अनुकरण नहीं बनता, और इन तीनों से जब अनुकरण बनता है तो कोई भी रचना हूबहू नहीं होती, वो हमेशा नहीं होती। क्योंकि संभावना जो है वो तो आपके लिखने के बाद ही निकलेगी कि आपने जो लिखी है रचना उसमें क्या संभावनाएं हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। आपने जो समझा है, आपने जो देखा है, जब आप लिखेंगे तो जरूरी नहीं है आपने जैसा देखा और जैसा समझा है वैसा ही लिखा जाए। उसमें छटनी होगी, कुछ भूल भी जाएंगे आप, कुछ नया जुड़ जाएगा, और उसमें रचना फिर बदल जाएगी। तो जैसी थी, जैसी समझी गई, और जैसी उसमें संभावना थी, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें जो अनुकरण में शामिल हैं। इनके बिना अनुकरण नहीं बनता।